Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is Stokes theorem और मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टोक्स थ्योरम जो है वो इन शॉर्ट वो क्या कहता है और उसको एक फिगर के ज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम की जो है वो इक्वेशन लिखी है और इस इक्वेशन के मुताबिक स्टोक्स थ्योरम फॉर एनी वेक्टर फील्ड एफ, हमने जो यहाँ वेक्टर फील्ड लिया वो एफ लिया है, ये वेक्टर फील्ड एफ या ए या कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो एफ अगर ये जो इक्वेशन है इसमें जो इक्वल से लेफ्ट साइड वाली जो फिगर है ये बेसिकली एक लाइन इंटीग्रल को जाहिर कर रही है। ये सिंगल इंटीग्रेशन है और एक लाइन है और सर्कल का सिंबल है इस इंटीग्रल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये क्लोज लाइन है, या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्लोज्ड कंटूर लाइन। कंटूर लाइन से मुराद ये कि कंटूर से मुराद होती है कि जो आउटर एज की लाइन होती है। ठीक है, तो लिहाजा इससे मुराद कोई लाइन है जो क्लोज लाइन है और वो लाइन यहाँ देखें इक्वल से लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिखाई गई है। तो ये जो लाइन है पूरी जो ड्रॉ की गई है और इसको क्योंकि लाइन है तो लाइन कहेंगे, लेकिन क्लोज लाइन से मुराद ये है कि अगर ये लाइन फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से शुरू होती है तो आप देखें पूरा घूमने के बाद ये वापस उस पॉइंट पे आके ख़त्म होती है, तो क्योंकि ये उसी पॉइंट पे आके क्लोज हो जाती है दैट्स वाई इसका इट्स कॉल्ड क्लोज लाइन। तो अब ये यहाँ पे वेक्टर फील्ड जो एफ है वो ये कह रहा है कि अगर उसका लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये जो डी एल लेंथ है ये बहुत ही छोटी सी लेंथ है जो अलोंग लाइन है या टेंजेंशियल टू द लाइन है या पैरेलल टू द लाइन है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ लाइन के बहुत छोटे छोटे पैचेस लिए जा रहे हैं और उस छोटे से टुकड़े को लाइन का पैच भी ना कहें बल्कि छोटा सा आप कहें छोटी सी लेंथ, डी एल क्या है डिफरेंशियल लेंथ है, बहुत छोटी सी लेंथ। उस छोटी सी लेंथ पे जो वेक्टर फील्ड एफ का कंपोनेंट वो है जो अलोंग द लाइन है, आप उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें। मतलब जब वो दोनों इस तरह हो जाएं तो वो सिंपली उन दोनों का प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो ब्लू लाइन आपको एक नजर आ रही है आप ये समझ जाएं कुछ देर के लिए कि ये एक सिंगल जो है एफ डॉट डी एल है। फर्ज करें अगर मैं कहूं कि पहला जो डी एल है वो ये डी एल वन है, तो ये एफ वन डी एल वन है, ये एफ टू डी एल टू है, एफ थ्री डी एल थ्री एंड सो ऑन, सारे लास्ट जो एफ एन डी एल एन है ये हमने सारे क्या किए ऐड कर दिए। तो सारे ऐड करने का मतलब ये कि सारे इंटीग्रेट जब आपने किया है पूरी लाइन के अलोंग में तो सारे पीसेस जमा करके हमने जो चीज निकाली है वो एफ डॉट डी एल है। स्टोक थ्योरम जो है वो हमें जो हेल्प प्रोवाइड करता है, आपने देखा होगा हमने जिस मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हुए या बिलखसूस जब हम किसी भी लॉ को हम जब उसकी इंटीग्रल फॉर्म से उसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे एम्पेयर सर्किल लॉ है, फेराडे लॉ है, इन तमाम लॉज में आपको जो इंटीग्रल फॉर्म में जो इक्वेशन आती है उसकी दोनों साइड के जो इंटीग्रल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और हमें पॉइंट फॉर्म में कन्वर्जन के लिए या डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है कई दफ़ा स्टोक थ्योरम का, एज वेल एज डाइवर्जेंस थ्योरम, वो हम अलग लेक्चर में बताएंगे उसके बारे में। स्टोक थ्योरम बेसिकली किसी भी वेक्टर फील्ड को जो कि लाइन इंटीग्रल में हो ये उसको सरफेस इंटीग्रल में बदल देती है। ठीक है, तो लिहाजा अब लाइन इंटीग्रल में वेक्टर फील्ड एफ जो है ये कैसे शो हो सकती है, ये हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड आपको शो करके बताया कि ये किसी भी छोटे लेंथ के लिए किसी भी मखसूस डीएल के लिए एफ जो है वो जो अलोंग द लाइन है वो ले लें। तो जब हम सारे जमा करेंगे तो ये एक पिक्चर है जो हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब हम पिक्चर जो है ना पिक्चराइज करना चाहेंगे कि ये जो कर्ल ऑफ एफ है या डेल क्रॉस एफ है ये डॉट डी एस ये किस तरह का इमेजिन हो सकता है, इसकी तस्वीर कैसे बन सकती है। क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि एक वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर फील्ड की किस सिचुएशन में हो तो उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो जाता है। तो अभी ये लाइए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे वहां के पे क्योंकि डी एल थी छोटी लेंथ थी तो लिहाजा हमने लेंथ के पीसेस लिए थे। ठीक है,
तो क्योंकि यहाँ इंटीग्रल जो है वो सरफेस का है, तो सो हमें यहाँ पूरी बड़ी सरफेस में छोटी छोटी सरफेसेस लेनी पड़ेंगी। जैसे पूरी बड़ी लेंथ में हमने छोटी छोटी लेंथ्स ली थी और उनको ऐड किया था, इसी तरह पूरी सरफेस है हमारे पास, हमने सिमिलर सरफेस इससे मिलती जुलती एक सरफेस बनाई है। उस सरफेस में जो डॉट ds है वो बेसिकली छोटी सरफेस है। एक्चुअली तो वो बहुत छोटी है, लेकिन क्योंकि इतनी बनानी थी कि जिससे शो हो सके, तो ये जो एक सरफेस आपको नजर आ रही है ये एक ds है। फर्ज करें आप इसको ds1 कह लें, ये दूसरा है ये ds2 कह लें, इसको ds3 कह लें, 4 5 6 7 8 9, आप इसको ऐसे 9 कह लें। और एंड पे हम क्या करेंगे कि हर एक को क्या करेंगे सम अप करके, तो ओवरऑल पिक्चर जो रिजल्टेंट पिक्चर है वो देखेंगे हमारी क्या बनती है। तो अब आप समझ गए कि सरफेस क्या है, सरफेस में जो ds है डॉट ds है ये क्या है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे है डेल क्रॉस f, आपको पता है इससे मुराद ये है कर्ल ऑफ f, यानी f फील्ड कर्ल ले रही है, यानी वहां पे रोटेट कर रही है अराउंड इट्स एक्सिस। तो वो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। यहां पे हमने क्योंकि रोटेशन एक ही तरह की देनी थी, लिहाजा हमने सारों को जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दी है। आप देख सकते हैं इस सब के सब, ये 9 के 9 जो हमने छोटे डॉट ds यानी जो छोटी छोटी पैचेस लिए हैं वो सब के सब में आप देख लें कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रखी है। अब बड़े मजे की बात आप देखें, यानी कि अब आप समझ जाएं कि कभी भी कहीं पे अगर कर्ल ऑफ एफ या डेल क्रॉस एफ लिखा है या डेल क्रॉस ए लिखा है, तो इसका मतलब वो जो भी वेक्टर है फील्ड है वो उस वेक्टर की यहाँ ऐसे रोटेशन हो रही है। वो वेक्टर वहां पे समझे कि वहां पे बबर में ऐसे घूम रहा है, ये यहाँ एफ यूं घूम रहा है, उसी तरह से यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, क्योंकि ये चीज हमें बता रही है कि यहाँ चीज घूम रही है। ठीक है, अब आप एक चीज को बड़े गौर से देखें कि ये जो बाउंड्रीज हैं इसकी, जो एडजेसेंट बाउंड्रीज हैं वहां पे क्या हो रहा है। अगर आप इस बाउंड्री पे गौर करें, इस बाउंड्री पे गौर करें, तो हो ये रहा है कि इसकी राइट साइड पे जो फ्लो है वो फ्रॉम अप टू डाउन जा रहा है, इसकी वजह से इसका फ्लो अप टू डाउन जा रहा है। और इसकी जो लेफ्ट साइड है इसमें यही चीज डाउन टू अप फ्लो कर रही है। लिहाजा रिजल्टेंट तौर पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वेक्टर फील्ड है, उसकी एक ही स्ट्रेंथ है, एक ही मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लिहाजा अगर एक चीज यहां से अप जा रही है दूसरी से अप से डाउन जा रही है तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं कि ये वाली यहां से अप जा रही है उधर डाउन जा रही है, ये भी कैंसिल होगी। इसको देखना चाहते हैं तो देख रहे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, यहाँ जो है वो सॉरी यहाँ राइट से लेफ्ट आ रही है नीचे और ऊपर लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये भी कैंसिल, ये भी इसी तरह कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हत्ता के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी जो अंदर की जितनी ये सरफेसेस हैं, जितनी बाउंड्रीज हैं, जितनी लाइंस हैं, वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी, सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन आप गौर करें जो बाहर वाली बाउंड्री है वो कैंसिल कोई नहीं होगी। क्यों? उसको कैंसिल करने के लिए दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, इसको कैंसिल करने के लिए इस तरफ भी कुछ है, इस तरफ भी है और अपोजिट है तो कैंसिल कर देता है। तो ये अंदर का सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब ये मुझे बताएं कि ये जो लाइन यहां से यहां तक है इसमें फ्लो किस तरफ हो रहा है, ऐसे एरो को देखें, एरो ऐसे सपोर्ट कर रहा है, फिर यहां से यहां कैसे फ्लो हो रहा है, एरो यही सपोर्ट कर रहा है कि यहां से यहां ऐसे ही होगा, यहां से यहां भी ऐसे ही होगा, यहां से यहां भी ऐसे ही होगा, एरो सपोर्ट कर रहा है, यहां से यहां भी कर्ल सपोर्ट कर रहा है, यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां के लिए भी कर्ल सपोर्ट कर रहा है, यहां से यहां के लिए भी कर्ल सपोर्ट कर रहा है और कैंसिल भी नहीं हो रहा दूसरी तरफ से, यहां से यहां। देखें हम वापस उस पॉइंट पे पहुंच गए। तो यानी देखें अगर इसमें जब अंदर वाले सारे कैंसिल होते हैं तो यकीन जो हमारा रिजल्ट निकलता है आप देखें वो बिल्कुल इसके इक्वल हो जाता है कि सिर्फ लाइन बचती है, अंदर सब कुछ कैंसिल हो सकता है। तो देखें इस लॉ के जरिए से ये चीज प्रूफ हुई है कि हम यानी स्टोक्स थ्योरम अलाउज अस टू राइट अ क्लोज कंट्रोल लाइन इंटीग्रल एज अ सरफेस इंटीग्रल, यानी सरफेस इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल में बदल सकते हैं या लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। ज्यादा इजी यही होता है कि लाइन इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में बदल दें। तो स्टोक्स थ्योरम को हम कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो आई होप आपको इसकी अब बेहतर समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।